हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर यूट्यूब पर तरुण पांडे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक दो दिन में वीडियो आपको तुरंत बना के दूंगा, तो आज जैसा कि इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल। तो मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, इसमें d1 d2 d3 में कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो इट इज़ नॉन होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में यहाँ पे d1 d2 d3 तीनों जीरो होना चाहिए। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं कि हमने पढ़ाया क्या था, पहले आपको रफली बता दें। तो मैं सबसे पहले इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल को मैट्रिक्स फॉर्म में सेट करूं अगर, तो ऐसे ही मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सिखाया था। मैं एक तरीके से रिवीजन हो गया एक छोटा सा। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप इस पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैंने इसको ए बोला था, इसको एक्स बोला था, इसको बी बोला था, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपको मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो जैसे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इसके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट किसी टीचर से पढ़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू 1 det ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पर शर्त ये थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए det ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ सोल्यूशन यूनिक मिलता था। लेकिन मुद्दा बस यहीं से शुरू होता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन है, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा। एक व्यूअर ने हमसे पूछा भी था, और कुछ स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा। आपने बताया था यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और इसी पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड लेवल पे। तो स्टूडेंट एक्चुअली वो वीडियो के बाद मैंने बताया था, आपको संदेश भी प्राप्त हुआ कि क्यों नहीं वीडियो बन पाए, नहीं तो उसके बाद यही पढ़ाना भी था मुझे कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें भी दो केस होते हैं, देखिए क्या है। इसका मैं फ्लो चार्ट बना दूं, उसके बाद मैं इसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स मिलती है। दूसरा केस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू अगर जीरो होता है तो क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो इस पर फिर हमें दो केस देखने होते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट भी चेक करना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो हो गया तो हम इसे बोलते हैं सोल्यूशन कंसिस्ट करेगा। सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट, मतलब सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन जैसे यहाँ भी मिला है ना, तो यहाँ पर केवल एक सोल्यूशन मिल रहा है, इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी, एक जेड की वैल्यू आएगी। यहाँ पर सोल्यूशन कंसिस्ट करता है, यहाँ पर सोल्यूशन क्या करता है, कंसिस्ट करता है। यहाँ भी सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, बट यहाँ जो सोल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस, अच्छा ये बच्चे याद करेंगे तो हमें मालूम है, भूलेंगे भी, कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ। अगर इसका रीजन पता चल जाएगा दोस्त तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब यहाँ मिलता है नो सोल्यूशन। अब देखा जाए तो ये स्टूडेंट ये याद कर ले, एक तरीके से देखा जाए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों होगा। इसमें भी मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो हो गया तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, बट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन रीजन क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप ये बताइए ज़रा, इसको सही तरीके से लिखिएगा, लिखा तो सही तरीके से, ज़रा डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई इधर करिए, अभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। थोड़ा सा समझने की बात है, अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो शायद दोस्त कभी भूले ना आप। डिटरमिनेंट ऑफ ए अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर x का मतलब था x y z, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो भी आए डजंट मैटर। और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का जब प्रोडक्ट करते थे, तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को वॉच करें
तो एडजॉइंट ऑफ ए की ऑर्डर होती है 3x1, सॉरी 3x3 अकॉर्डिंग टू ए की ऑर्डर अगर 3x3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए की ऑर्डर 3x3 है, और बी की ऑर्डर होती है 3x1, 1 2 3 1। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसकी ऑर्डर होगी 3x1, मतलब कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू जो भी रहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब सुनिए ज़रा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक स्केलर वैल्यू है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने किया, सपोज दैट ए बी सी आया। सपोज दैट आप जब कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने पे ये वैल्यू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू जेड सी। अब यहीं से समझना है। देखिए अब इसको समझाने का केवल मुद्दा यह है कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। अगर हम इतना पढ़ा के छोड़ दें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा आपको। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, चलिए 0 रख देते हैं। 0 x बराबर ए, 0 y बराबर बी, 0 z बराबर सी। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को ज़रा ध्यान से देखें। तो इसमें आप खुद बताएं कि एक सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे 0 इंटू एक्स बराबर ए है। अगर मान लो यहाँ पर हम कह दें, सपोज दैट आप ऐसे समझ लीजिए, मैं अलग से समझा दे रहा हूँ, जैसे कहीं पर लिखा हो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए। केवल हम इसकी बात करें, इन तीनों को ना देखें, केवल सिंगल ये लिखा है। अगर हम यहाँ कह दें ए 0 हो जाए तो बताइए x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ रखी जा सकती हैं जिसको रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर x की बहुत सारी वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखी है तो 0 इंटू 1 0, 0 बराबर 0। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, 0 इक्वल टू 0। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज दैट 5 होता तो अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखिए, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। लेकिन अगर यहाँ पर 0 आ जाए, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स 0x बराबर 0, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बट 0x इक्वल टू 5, इट मीन्स नॉन जीरो वैल्यू, इट इज़ नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन कुछ नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर कॉम्बिनेशन है 3 वेरिएबल का, तो इसलिए यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि अगर 0x बराबर 0 हो जाए, 0y बराबर 0 हो जाए, 0z बराबर 0 हो जाए, मतलब ए बी सी तीनों 0 हो जाए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आपको कि ए बी सी अगर तीनों 0 हो जाए तो आप समझिएगा कंडीशन क्या बनी। कंडीशन ये बनी कि ये 0x बराबर 0, 0y बराबर 0, 0z बराबर 0। तो अब यहाँ पर x y z की आप कोई भी वैल्यू बेटा रखें, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x y z, LHS इक्वल टू RHS। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अगर बी 0 हो जाए तो इसका मतलब ये 0 0 0 तीनों वैल्यू 0 0 0 हो गई, और यहाँ भी 0 0 0 0 है, तो x y z कुछ भी रखो। इसीलिए यहाँ लिखा जाता है सोल्यूशन कंसिस्टेंट करेगा, कंसिस्टेंस होगा और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। लेकिन इसमें एक भी नॉन जीरो हो जाए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर लिख दीजिए सपोज दैट 2 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 था ही, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख दो, सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0x बराबर 1 है। यहाँ कुछ भी रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ कर जाएगा लेकिन यहाँ नहीं करेगा, कुल ला के सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर x y z की कोई वैल्यू रख दें तो LHS बराबर RHS नहीं होगा। करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पर वही जैसे आप इस केस को समझ सकते हैं। अब जब 3 इक्वेशन हो जाती है फिर तीनों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो यानी ABC अगर यहाँ पर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, मतलब इन तीनों वैल्यू पर कोई भी एक नॉन जीरो हो गई और डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ 0 है, तो सोल्यूशन नो होगा, नो सोल्यूशन होगा। कारण क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ x क्या कोई ऐसी वैल्यू रख पाओगे जिससे LHS बराबर RHS हो जाए? नहीं। तो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, तो ये नो सोल्यूशन है। इसमें फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट होकर हमसे पूछ सकते हैं। फिर आप खुद सोचिए कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर कुछ भी रखें तो यहाँ LHS बराबर RHS नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे यार, 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा ना। अगर यहाँ भी 0 होता तो जैसे यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन पूरा सिस्टम है तो पूरे सिस्टम का सोल्यूशन बताना है।
अगर हम केवल इसको देखें तो यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है इनफाइनाइट में नहीं, लेकिन हमें पूरा सिस्टम देखना है ना, यहाँ 3 वेरिएबल का है, तो इस पूरे सिस्टम को अगर देखें तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो पूरा सिस्टम हमारा क्या इनकन्सिस्टेंट है, तो ये नो सोल्यूशन का केस है। और फिर भी ये मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। वैसे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि याद करना उचित है। याद करिए ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि याद करने के साथ साथ आप समझें मुझे इस चीज़ को। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक बच्चे क्वेश्चन हमसे और पूछते हैं कि सर ये बताइए कि यार डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के चेक करना बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कि आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसके बाद बी का मल्टीप्लाई कराओ, प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा। तो क्या इसका कोई शॉर्ट प्रोसेस है? फ़िलहाल अभी अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल आपका यही प्रोसेस है। इसके बाद एक तरीका और भी होता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्रैमर रूल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और थोड़ा आसानी लगेगी। क्रैमर रूल में भी ये पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। फिर हम होमोजेनियस सिस्टम भी समझाना है अभी हमें इसी में। अच्छा, हम इसी में मान लीजिए होमोजेनियस सिस्टम बताना चाहें तो इसी फ्लो चार्ट में हम क्लियर कर दें। जैसे यहाँ पर a1x प्लस b1y, इसको रफ कर दिया फालतू में, c1z बराबर 0, यहाँ पर सब 0 हो जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2z 0 और a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये मेरा होमोजेनियस सिस्टम है। होमोजेनियस सिस्टम में तीनों वैल्यू 0 होगी आरएचएस की। अब इस होमोजेनियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको उसी फॉर्मेट में ज़रा सेट करिए। तो ax इज इक्वल टू b, तो अब यहाँ पर a का मतलब तो ये हो गया वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स, करेक्ट है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। थोड़ा राइटिंग रफ यूज हो रही है, थोड़ा स्पीड से लिखना है इसमें, क्योंकि समझने वाली बात है थोड़ी सी, एक्स वाई जेड। और यहाँ पर b का मतलब हो गया 0 0 0। अब आप ये बताइए कि इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आप लिखते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स b। यहाँ a इनवर्स का मतलब होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। थोड़ा कॉमन सेंस की बात करिए, डिटरमिनेंट ऑफ इधर भेज दीजिए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब b हमारी 0 मैट्रिक्स है, यही तो हमारा b है, ये हमारा b है कि नहीं। तो b हमारा 0 मैट्रिक्स है, और 0 मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट कराएं एडजॉइंट ऑफ a तो यहाँ पर आपको 100% डंके की चोट पे 0 मैट्रिक्स ही मिलेगी। एडजॉइंट ऑफ a कुछ भी हो वॉट एवर, लेकिन b हमारी अगर 0 मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 मैट्रिक्स मिलेगी, इतना आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एक्स। अब ज़रा समझिएगा यहाँ पर एक छोटी सी बात, अब इस केस की तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप। कारण क्या है कि यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ऑलवेज 0 होगा होमोजेनियस सिस्टम के लिए, इसका ना इस केस को तो आप भूल ही जाइए। चलिए हम फिर से इसको लिख देते हैं। यहाँ पर 2 बातें होंगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, मतलब नॉन 0, मतलब 5 6 7 कुछ भी हो सकती वैल्यू, तो आप देखिए लिखा कैसे ही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स बराबर 0 लिखा हुआ है, 0 मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और एक्स का मतलब यहाँ पर है एक्स वाई जेड, और 0 मैट्रिक्स का मतलब 0 0 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से जब आप इक्वल कराएंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स बराबर 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू जेड इक्वल टू 0। यहाँ से आपको देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। कारण क्या है यहाँ पर कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब सपोज दैट यहाँ इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मान लीजिए 5 हो गई, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/5 0, 5y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/5 0, इस तरीके से z भी 0। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ भी निकले नॉन 0, 5 निकले, 6 निकले, 7 निकले, 8 निकले, 1/2 निकले, वॉट एवर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात दिखाई देती है कि एक्स वाई जेड हमेशा 0 0 0 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर सोल्यूशन तो हमें यूनिक मिला, लेकिन एक ऐसा यूनिक सोल्यूशन जिसमें हमेशा यूनिक वैल्यू जो होती है वो यूनिक ही रहेगी, वो भी क्या रहेगी 0 0 0।
यानी यहाँ पर पहली शर्त ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो गारंटी से डंके की चोट पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड हमेशा 0 0 होगा। तो यहाँ पर 0 0 0 होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो होमोजेनियस सिस्टम है, यहाँ पर जो आंसर निकल रहा है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल अगर आप डिक्शनरी में देखें तो मतलब वेनिसेस, खत्म हो गया सब कुछ, नथिंग, वही 0 0 0। इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है। अब वही बात है, दूसरा केस क्या है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, भाई 2 ही केस होंगे। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 जब था तो इसके पहले वाले में 2 केस बने थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही केस बनेगा, केवल यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 ही है। करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फिर से आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर 0 x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन मिलेगी इस तरीके से, यहाँ पर देखिए सब कुछ वैसे ही होगा, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 x बराबर 0, 0 y बराबर 0, 0 z बराबर 0। अगर आप इस केस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x y z, वी गेट ऑलवेज LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x y z, इट मीन्स इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। इसी को हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं कह सकते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं हम लोग इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। करेक्ट है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा। तो x y z की आप कोई भी वैल्यू रख दें, LHS बराबर हमेशा RHS रहेगा इस पूरे सिस्टम में। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो सोल्यूशन यूनिक होगा, उस यूनिक सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि वो हमेशा 0 0 0 होगा। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम यहाँ पर कहेंगे सोल्यूशन इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन होगा, और इसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं कह सकते हैं। तो स्टूडेंट अब इस पर आइए एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। हम सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन है आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में बना दें, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो गया है और नेट की समस्या इस समय लॉकडाउन में चल रही है बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूँगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। मैंने बोर्ड लेवल पे और इसका यूज़ कॉम्पिटिशन में भी होता है, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सोल्यूशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम सोल्यूशन कंसिस्टेंट कब करेगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, होमोजेनियस में ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा और पूरे नोट्स को प्रॉपर बनाइए। जैसे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का जो लफड़ा फंस रहा था ना, उसको चेक करने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप क्रैमर रूल का भी हम इस्तेमाल करवाएंगे। वहाँ पर क्रैमर रूल से आप इसको और आसानी से कर सकेंगे। क्रैमर रूल बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन में तो आप यूज़ कर सकते हैं दोस्त। तो इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर लिखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और सबसे पहले मैं फिर से थैंक यू देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे व्यूवर्स को, जिनकी वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर 500 क्रॉस हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर मैं अभी से बता दूं, कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद मैं क्रैमर रूल पर डिस्कशन करूंगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। थैंक यू।